नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पावर पैक्ड फाइनल स्टडी सेशन में, खास तौर पर 2026 के यूपी बोर्ड साइंस एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही मिनटों में सबसे ज़रूरी सवालों को रिवाइज करके अपनी तैयारी को और भी सॉलिड बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम बात करेंगे साइंस की तैयारी की जनरल स्ट्रैटेजी पर। फिर हम डायरेक्टली समझेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सबसे ज़रूरी सवाल। और हाँ, एंड में कुछ क्विक रिवीजन टिप्स भी हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर के फॉर्मेट में, ताकि रिवीजन एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बोर्ड एग्जाम की साइंस की तैयारी। यहाँ हमारा फोकस क्या है? उन सवालों पर जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन पर अपनी पकड़ मजबूत करना। तो बस पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ चलिए एक एक करके इन जरूरी सवालों से निपटते हैं और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, यानी फिजिक्स के जरूरी सवाल। देखिए, इसमें हम खास ध्यान देंगे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी पर। क्यों? क्योंकि ये वो दो टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, तो फिजिक्स से पहला बड़ा डिस्क्रिप्टिव सवाल, और ये सवाल आप मान के चलिए लगभग हर साल पूछा जाता है। सवाल है, हाइपोमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष क्या होता है और इसे ठीक कैसे किया जाता है? चलिए इसको ना 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पास की चीजों की इमेज रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के पीछे बन रही है। सोचो जैसे प्रोजेक्टर की इमेज स्क्रीन के पीछे बने तो धुंधली दिखेगी ना। स्टेप 2, इसका कारण क्या है? इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। या तो आईबॉल थोड़ा छोटा है या आंख का लेंस इतना पावरफुल नहीं है कि लाइट को आराम से आगे फोकस कर पाए। और स्टेप 3, सोल्यूशन है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है जो लाइट रेज को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश देता है ताकि वो बिल्कुल ठीक रेटिना पर फोकस हो जाए। और यहाँ इस डायग्राम में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, एक तरफ दिखाया गया है कि लाइट रेज रेटिना के पीछे जा रही हैं, जिससे विजन ब्लरी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे कॉन्वेक्स लेंस ने उन्हीं रेज को पहले ही कन्वर्ज कर दिया और इमेज एकदम शार्प ठीक रेटिना पर बन रही है। सिंपल, लेकिन कितना इफेक्टिव सॉल्यूशन है ना? अब एक अहम MCQ टाइप सवाल, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है। सवाल सीधा सा है, अगर किसी रेजिस्टर से करंट को आधा कर दिया जाए तो उसमें पैदा होने वाली हीट पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब जूल्स लॉ में ही है। ये लॉ कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के इनटू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो सोचिए, अगर हमने करंट यानी I को हाफ यानी 1/2 किया तो हीट 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगी। सीधा हिसाब है, करंट आधा तो हीट 1/4। ये रिलेशन बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ऑलराइट, फिजिक्स के बाद अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। हमारे तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कुछ बहुत ज़रूरी रिएक्शंस और प्रोसेस जो बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से ये एक बहुत ही कॉमन और प्रोसेस बेस्ड सवाल है कि इम्प्योर कॉपर को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कैसे साफ यानी प्योरीफाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए इसमें होता क्या है, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें 2 चीजें डाली जाती हैं, एक मोटी रॉड इम्प्योर कॉपर की जिसे बनाते हैं एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और एक पतली सी पट्टी प्योर कॉपर की जिसे बनाते हैं कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल। फिर जैसे ही हम करंट पास करते हैं, असली काम शुरू होता है। इम्प्योर रॉड से प्योर कॉपर निकलकर सॉल्यूशन में आता है और जाकर प्योर वाली रॉड पर चिपक जाता है। और ये डायग्राम इस पूरे प्रोसेस को एकदम बढ़िया से समझा रहा है। देख रहे हैं कैसे इम्प्योर एनोड यानी गंदे कॉपर की रॉड धीरे धीरे घुल रही है, पतली हो रही है, और जो प्योर कैथोड है वो मोटी होती जा रही है, और जो गंदगी है इम्प्योरिटीज वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, जिसे एनोड मड कहते हैं। और इस तरह हमें मिल जाता है प्योर कॉपर। ये क्लासिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। सवाल है कि जब एथेनॉल को K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? सिंपल है, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो बन जाता है एसिटिक एसिड। बस इतना याद रखना है,
एथेनॉल से बनता है एसिटिक एसिड। और अब आते हैं हमारे आखिरी मेन सब्जेक्ट सेक्शन पर, बायोलॉजी। यहाँ हम लाइफ के कुछ सबसे फंडामेंटल प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। तो बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से। न्यूट्रिशन यानी पोषण आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हर जीव को जिंदा रहने, बढ़ने और काम करने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स लेने और यूज करने का प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ये लाइफ का फ्यूल है। अब न्यूट्रिशन की दो मेन टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। इन्हें आप प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की तरह सोच सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जैसे हरे पौधे अपने प्रोड्यूसर्स हैं, वो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स जैसे हम इंसान और जानवर कंज्यूमर्स हैं, हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो चलिए बताइए, इस सुपर इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए 4 जरूरी चीजें कौन सी हैं? ये है वो 4 चीजें। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे हवा से लेते हैं। नंबर 2, वाटर यानी पानी जो जड़ों से मिलता है। नंबर 3, सनलाइट एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स। और नंबर 4, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में मौजूद वो ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करता है। इन चारों के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। चलिए अब जल्दी से कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये वन लाइनर्स एमसीक्यूज के लिए गोल्ड माइन है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला, टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, फ्यूज वायर। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो ओवरलोडिंग से सर्किट्स को बचाता है। तीसरा, गार्ड सेल्स। ये पत्तियों के स्टोमेटा में होते हैं और गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। और आखिरी, ओजोन लेयर। ये तो हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है जो सूरज की हार्मफुल यूवी रेस से हमें बचाती है। तो हमने हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने से लेकर कॉपर को प्यूरिफाई करने और फोटोसिंथेसिस की ज़रूरतों को समझने तक सब कुछ कवर कर लिया है। ये सारे की कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखिए, अब बस अच्छे से रिवीजन करिए, एग्जाम में शांत रहिए और आप ज़रूर